हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिया। अब हमारी बारी है 5 नंबर के क्वेश्चंस करने की, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो पूरी चैप्टर्स की वीडियो बनी पड़ी है, आप उन वीडियोस को जाके देखिए और अपना जो चैप्टर है उसके कवर अप कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों के एग्जाम में या फिर आप लोगों के स्कूल के टेस्ट में जरूर पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अपना, निर्धनता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए। यानी निर्धनता से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक्स है, उनके ऊपर आपको चर्चा करना है। तो पहला इसका आंसर है भूमिहीनता, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, परिवार का आकार, बाल श्रम और निरक्षरता। तो इनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हो। और यहाँ पे 5 लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप भूमिहीनता लिख लिए या फिर आप अशिक्षित लिख दिए या बेरोजगारी लिख दिए, बाल श्रम लिख दिए तो हो गया आपका क्लियर। ऐसा नहीं है, इनको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा इस तरीके से कि जैसे आप ये लिखोगे कि भूमिहीनता की वजह से, जमीन ना हो पाने की वजह से भी जो गाँव में लोग रहते हैं वो गरीब हो पाते, क्योंकि उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह पाता। तो उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उन्हें कहीं पे जॉब करना पड़ता है, कहीं पे काम करना पड़ता है, वो काम भी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स, हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेगा। हाँ, और इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको आंसर्स बनाने हैं, क्लियर। तो ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करके लिखा है। लेकिन आप लोगों को अगर और जरूरत लगती है तो आप इन पॉइंट्स को, जो छोटे पॉइंट्स है, उनको एक्सप्लेन जरूर करिएगा, क्लियर। यहाँ पे तो मैं एज अ शॉर्ट टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ये लिखिएगा तो इसमें आंसर से होने चाहिए, क्लियर। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई और हरित क्रांति के क्षेत्र में विस्तार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं। यानी जब हमारे देश के अंदर हरित क्रांति हुई थी तो उससे कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा रोजगार उत्पन्न हुआ था। लेकिन उसका जो असर है वो भारत के कुछ एक भागों तक ही सीमित रहा है। ऐसा क्यों रहा है, आपको इसका स्पष्ट करना है, उदाहरण देके आपको इसका जवाब देना है। तो सबसे पहला इसका आंसर आ जाता है कि भूमि संसाधनों की कमी की वजह से, कि जो भूमि जो संसाधन थे उनकी कमी थी, इस वजह से ये जो फायदा है वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा पॉइंट है छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए पूंजी की कमी। तो दरअसल जो भी ये हरित क्रांति हमने पढ़ा भी था कि हरित क्रांति के अंदर, ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करता अपना, हमने इससे पढ़ा भी था कि देश के अंदर जब हरित क्रांति भारत देश के अंदर हुई थी तो एक हरित क्रांति के अंदर जैसे खाद खरीदना, बीज खरीदना, कीटनाशक खरीदना, इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और जो छोटे किसान हैं उन लोगों के लिए खरीद पाना, इनका उपयोग कर पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। इसी वजह से जो इन संसाधनों का उपयोग कर पाए, बीज, खाद, कीटनाशकों का, वो तो तरक्की कर ले गए, लेकिन जो छोटे किसान है वो खरीद नहीं पाए, और जिस वजह से उनकी तरक्की नहीं हो पाई, क्लियर। तीसरा पॉइंट कहता है साहूकार और महाजनों को बढ़ता कर्ज भूमिहीन किसानों के लिए अभिशाप था। अब बेसिकली हो क्या रहा था कि देखो, हमें इतना पता है कि जब फार्मिंग की जाती है गांव के अंदर, ज्यादातर लोग किसानी पे फोकस करते हैं। और जब किसान जो बनते हैं, जब वो खेती करते हैं, तो किसानी करना एक बहुत ही इजी टास्क नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले आपको पूंजी चाहिए होती है, पैसा लगाना पड़ता है। फसल अच्छी हुई, मार्केट में बिकी, तब कहीं जाकर आपको फायदा मिलेगा। और इसके चलते जब वो फसल लगाते हैं तो उनको लेना पड़ता है कर्ज, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते नहीं है कि वो अपना बिना किसी से कर्ज लिए खेती कर पाए, ठीक है। ये छोटे किसानों की बात की जा रही है। तो जब वो साहूकार और महाजनों से कर्ज लेते हैं तो उन पे इतना ज़्यादा वो बर्डन चढ़ जाता है, इतना ज़्यादा उस पर ब्याज लेने लग जाते हैं कि उनके लिए पे कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये बैंक वाले लोन इनको प्रोवाइड करते नहीं, क्योंकि इनको बैंक वाले इनको सोचते हैं कि अगर इन लोगों को हम लोन देंगे तो हमें जो है ये पैसा मिल नहीं पाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, किसान हमें पैसा वापस रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से इन लोगों को साहूकार और महाजनों के पास जाना पड़ता है।
अगला पॉइंट बताता है संसाधनों का असमान वितरण। इस वजह से भी तरक्की नहीं हो पा रही है, कुछ इलाकों में नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी संसाधन है अगर उसका वितरण सही तरीके से हो तो बहुत देश के अंदर तरक्की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो संसाधनों का जो वितरण हुआ वो सही तरीके से नहीं किया गया, इसका एक कारण बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझो कि क्लास है, एक क्लास के अंदर मैंने एक टॉफ़ी का पैकेट रख दिया है और मैंने कह दिया कि बच्चों इसे आपस में ले लेना, क्लियर। और जैसे ही मैं कह दूँ कि आप लोग आपस में बांट लेना, मैं चला गया बाहर। और फिर क्या हुआ, जो बच्चे जैसे ही मैं बाहर गया, बच्चों ने कूद फांद कर करके किसी ने 2 टॉफ़ी ले ली, किसी ने 4 टॉफ़ी ले ली, किसी ने 6 टॉफ़ी ले ली। जब मैं वापस आया तो मैं ये पाता हूँ कि हर एक बच्चे के पास संसाधन, जो टॉफ़ी थी वो इक्वल नहीं बटी है। जो ताकतवर था उसके पास ज़्यादा हो गई, किसी को 4 मिल गई, किसी को 6 मिल गई, किसी को बहुत अच्छी खासी मिल गई और किसी को जस्ट जब तक वो पहुंचा तब तक खत्म ही हो गई। तो इसी तरीके से अगर संसाधनों का सही तरीके से वितरण नहीं होगा तो क्या होगा, देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो यही हुआ, संसाधनों का असमान वितरण हुआ जिससे प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगला पॉइंट बताता है ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण और संक्षिप्त भूमि सुधार जैसे मुख्य नीति पहल के अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। मतलब जो देश के अंदर जो पॉलिसी चलाई गई गरीबों को कम करने के लिए या भूमि सुधार करने के लिए, जो पॉलिसी देश में चली, उन पॉलिसीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब क्योंकि पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो इसका फायदा जो है अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंच पाए, केवल उन्हीं लोगों तक पहुंच पाया जो पैसे वाले थे, जिन पे संसाधनों का थोड़ा बहुत जिनको फायदा मिला, ठीक है। लेकिन क्योंकि संसाधनों का सही से वितरण नहीं हुआ, पूंजी की कमी पड़ी, महाजनों से लोन लेना पड़ा, संसाधनों की कमी, यही कुछ कारण बनते हैं जिनकी वजह से हम पाते हैं कि देश के अंदर हरित क्रांति का जो फायदा है वो हर किसी पे एक जैसा नहीं पहुंचा। इवन हर एक राज्य में जो फायदा है उसका एक जैसा नहीं है, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा, किसी राज्य में कम हरित क्रांति का। तो मूव करते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है रोजगार के कुछ नए अवसरों को सृजित किया गया, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के हेतु क्यों पर्याप्त नहीं हो सके। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखो रोजगार के नए अवसर बनाए गए, रोजगार नए डेवलप किए गए, लेकिन जो लोग अभी भी देश के अंदर रोजगार की तलाश कर रहे थे वो लोगों की कमी नहीं हो, वो और मतलब कह सकते हो कि जॉब जितनी डेवलप हुई उतने लोगों को जॉब नहीं मिल पाई, क्लियर। मतलब फॉर एग्जांपल 100 जॉब डेवलप हुई लेकिन अभी भी लाइन में और लोग खड़े जिनको जॉब हमें देनी है। तो ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहला कारण बताया जाता है कि शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में सफल आने वाले लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण, श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के तौर पर कार्य करने लगे। अब क्या होता है कि शहरों में नौकरी चाहिए उनको। अब क्योंकि उन्हें शहरों में नौकरी चाहिए तो उनको शहरों में नौकरी मिल पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इवन अच्छी नौकरी, जब तक उनको कोई एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, टिकाऊ अच्छी पैसे वाली नौकरी नहीं मिल रही, तब तक पता है वो लोग क्या करते हैं, वो छोटे मोटे काम करने लगते हैं। जैसे उतने वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, इवन पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, उनको जॉब नहीं मिल पाता, तो वो रिक्शा चालक, विक्रेता या छोटे मोटे जो भी उनको काम नज़र में आते हैं, घर चलाने के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है तो छोटे मोटे काम करने लग जाते हैं। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि अनियमित और कम आय के कारण ये लोग शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे। अब क्या हुआ, क्योंकि इनके पास अनियमित आय थी, फिक्स इनकम नहीं, कभी बहुत पैसा कमाई है कभी कम कमाई है, ऊपर से जो इनकी इनकम है वो भी कम है, तो इसी वजह से क्या रहने लगे, शहरों के अंदर जो बाहर बनी हुई झुग्गियां थी उनमें रहने लगे। क्योंकि अब ये झुग्गियों में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम होने लगी, पानी पीने का साफ पानी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो आपको क्या लगता है बढ़ेगी या कम होगी। बिल्कुल सही सोचे आप, डेवलपमेंट बढ़ेगी नहीं बल्कि इनकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो कम होगी। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन पॉइंट बताता है कि शहरों में नई नीतियों के बावजूद भी लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच सके, कि सही, इसका मतलब यही हो रहा है कि जो नीतियां वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, सही तरीके से उन्हें लागू नहीं की गई है। क्योंकि देश शहरों के अंदर नीतियां तो बनाई गई कि गरीब लोगों तक नौकरियां मिले,
लेकिन वो क्या है, वो बहुत सारी जो नीतियां हैं वो फेल हो गई, या बहुत सारी नीतियों को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया गया, इसी वजह से तक गरीबों तक उसकी मदद नहीं पहुंच सकी। अगला पॉइंट कहता है रोजगार के अवसरों की तलाश में पलायन कर देते। अब जो लोग हैं वो रोजगार के अवसरों में क्या कर देते, पलायन कर देते, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अगला पॉइंट बताता है आर्थिक विकास से सृजित अवसरों में गरीब लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। कि एक्चुअली में कि देश के अंदर जो आर्थिक विकास होती है, जब मैंने इवन आपको बताया था कि जब देश तरक्की करता है तो हम भी तरक्की करते हैं, लेकिन जो देश तरक्की किया तो इसका मतलब हम भी तरक्की करेंगे, लेकिन ये जो देश तरक्की करने का जो फायदा मिला वो केवल कुछ ही लोगों को मिल पाया है, कुछ ही लोग उठा पाए। जो गरीब लोग हैं वो लोग उसका प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए हैं देश की तरक्की की वजह से। क्लियर? तो ये कुछ कारण है कि देश के अंदर कुछ काम तो हुए, लेकिन इन कामों के होने के बावजूद भी क्या हुआ, जो देश है वो देश के अंदर गरीबी देखने को मिलती है, बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिला के पॉलिसीज को सही से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या आपको लगता है कि अगले 10 से 15 वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा निर्धनता दर को नियंत्रित कर सकेंगे? इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब कि देश के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज चलाई जा रही है जो गरीबी को कम करने के उपलक्ष्य में। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या 10 से 15 सालों में ऐसा इन पॉलिसी की मदद से हम गरीबी को क्या खत्म कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे? तो इसका जवाब देखते हैं क्या दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन हमेशा चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया अतः विकास के साथ साथ निर्धनता की भी परिभाषा अवश्य बदलेगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखो देश, इसमें दूसरे तरीके, देखो आंसर को थोड़ा मोड़ के पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गरीबी जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया, जैसे हम देश के अंदर जो है गरीबी कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। ये चीज को सुन लो अच्छे तरीके से। देश के अंदर गरीबी बहुत कम हो जाएगी, इवन क्या होगी, ओवर द ईयर्स क्या होगी, जो गरीबी की परिभाषा है वो बदल जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने इतना पढ़ा था कि अमेरिका में जो रहने वाला जो लोग है, अगर उनके पास कार ना हो तो वो गरीब कहलाए जाते हैं, हमने इतना पढ़ा। अब अपने देश के अंदर भी अभी तो कार खरीदना एक लग्जरी आइटम अभी भी अपने देश के अंदर माना जाता है। तो अब फिर आगे ओवर द ईयर्स परिभाषा ये बदल जाएगी कि जिनके पास भारत देश के अंदर कार नहीं है उनको गरीब समझा जाएगा। क्लियर? तो देश के अंदर निर्धनता कभी खत्म नहीं होगी, बस उसकी जो परिभाषा है वो जरूर बदल जाएगी। हाँ, पर सरकार की जिम्मेदारी है कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना कम हो उतनी ज्यादा देश तरक्की करेगी। इस चीज को आप समझ जाओ। इसका पहला पॉइंट बताया जाता है कि आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध हो जाएगी। कि एक्चुअली क्या होगी कि अगर इनकम के फेस में देखें कि इन पॉलिसीज की मदद से क्या होगा कि न्यूनतम आय फिक्स हो सकेगी। ठीक है, ऐसा श्योर नहीं है पर अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ भाई न्यूनतम जो आय वो मिल जाएगी। मतलब कम से कम बंदा बहुत कम तो नहीं कमाएगा पर एक ठीक ठाक अमाउंट में लोग पैसा कमाने लगेंगे। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि सभी के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। कि सभी लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो जाएगी इन कार्यक्रमों को चलाने से, क्योंकि उनके आसपास अगर हॉस्पिटल वगैरह नहीं है तो ओवर द ईयर्स इन कार्यक्रमों को चलाने से हॉस्पिटल्स वगैरह उनके आसपास आ जाएंगे, या उन तक उन लोगों की पहुंच आराम से बन जाएगी। तीसरा शिक्षा के प्रति प्रगति होगी। कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी, रोजगार सुलभ होगा, लैंगिक समता तथा गरीबों को मान सम्मान भी प्राप्त होगा। तो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की हो जाएगी। जो गरीब लोग हैं वो और ज्यादा अब पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे, वो पढ़े लिखे होंगे। क्लियर? अब क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे तो रोजगार मिलने में भी उनको आसानी मिलेगी। और क्योंकि जब वो पढ़े लिखे हैं तो इस चीज को भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे लैंगिक समता कि मतलब वो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तब वो इतने समझदार हो जाएंगे कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जेंडर के बेस पे कि ये लड़का है ये लड़की है तो इनके साथ ये दोनों अलग है, नहीं, वो दोनों को ही इक्वल समझेंगे। और गरीबों का जो मान सम्मान है वो भी प्राप्त होगा। क्लियर? क्योंकि वो अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उनको लोग रिस्पेक्ट भी देंगे, उनके पास जॉब रहेगी तो लोग उनको रिस्पेक्ट भी देंगे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि 10 से 15 सालों में इन चीजों पे तरक्की तो जरूर होगी।
आया ना इतना समझ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आती तो एक बार दोबारा पॉज करके या वीडियो को धीमी करके आप ज़रूर ध्यान ध्यान से सुन लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए, कि भारत देश के अंदर निर्धनता के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर तो हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ा ही था बुक्स के अंदर। तो उसी चीज़ का बताया जा रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा है, कि जब ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया था तो इसकी वजह से ही हमारे देश की जो तरक्की है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। हम सोने की चिड़िया जहाँ कहलाए जाते थे, अब तो हम कंकाल की भी चिड़िया नहीं रह गए। इनके जाने के बाद बहुत बुरी हालत हो चुकी थी हमारी। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि ग्रामों में रोजगार ना पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में आ गए, क्योंकि गांव में जॉब नहीं है तो गांव के लोग कहाँ आ गए, शहरों में जॉब करने के लिए आ गए। परंतु उन्हें शहरों में नौकरी नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्हें अनियत मजदूरी करनी पड़ी। वही मजदूर बन गए, जैसे कि रिक्शा चालक बन गए, ठेले लगाने लग गए, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे तो वहाँ पे मजदूर बन गए। तो इस तरीके से वो काम करने लगे और इससे इनके जीवन बदलेगा नहीं, बल्कि निर्धनता है वो बनी रहेगी, क्योंकि उनकी जो काम है, उन पे जो काम कर रहे हैं उसमें उतना पैसा नहीं है कि उनकी तरक्की हो जाएगी। उनकी उसमें जो मिलने वाला जो इनकम है, जो आय है, वो बहुत ही कम है। तो इस वजह से उनकी सिचुएशन इवन खराब भी हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तीसरा है, निर्धनता का एक कारण है आय में असमानता। सबसे बड़ा कारण है कि जो इनकम है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं लोगों के पास बहुत सारा संसाधन है, बहुत सारा पैसा है, और कई लोग ऐसे भी हैं देश के अंदर जिनके पास पैसे है ही नहीं। तो आय का असमान वितरण देश के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण उत्तरदायी है। किसी के पास इतनी सारी जमीन है कि पूछो ही मत, और किसी के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से असमान वितरण होगा तो देश की तरक्की में ये रुकावट जरूर पैदा करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी है हमारे देश के अंदर। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण का मतलब ये होता है कि हम लोग बहुत भेदभाव करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे जेंडर के बेस पे, उनके धर्म के बेस पे, तो वो बंदा तरक्की करने में उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसे भारत देश के अंदर औरतों पे बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब औरतों की तो चलो जो भी लो, ट्रांसजेंडर का सोचो, जो ट्रांसजेंडर है तो उनकी तो सिचुएशन औरतों भी से ज़्यादा खराब है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव होने की वजह से उनकी तरक्की नहीं हो पा रही। अगर उनके साथ भेदभाव ना किया जाए तो उनकी भी तरक्की होगी, चाहे वो महिला हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी समुदाय का से बिलोंग करने वाला लोग है। सांस्कृतिक कारण भी है। लोग इसमें ये बताया गया कि लोग सांस्कृतिक के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं सांस्कृतिक चीज़ों में, मतलब वो करना उनका हक है, इसमें कारण बताया गया। ठीक है, कि सांस्कृतिक कारण की वजह से भी देश के अंदर गरीबी आ जाती है, क्योंकि वो उन चीज़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं जहां उनको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। क्लियर, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अगर वहाँ पे कम पैसा खर्च करके दूसरी जगहों पे पैसा खर्च किया जाए तो ठीक, देश के अंदर गरीबी की कमी आएगी। अगला पॉइंट बताया जाता है भूमि और अन्य संसाधनों का असीमित वितरण, कि देश के अंदर जो भूमि है और जो भी अन्य संसाधन है उनका असमान वितरण है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन, उसके पास इतनी जमीन है, और एक पर्सन है जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो अगर उसको इतनी जमीन मिल जाए तो उसकी तरक्की होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी इतनी जमीन है, संसाधन है, इसके पास इतने सारे पैसा है, तो इसको इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, अगर इसको जमीन का थोड़ा हिस्सा सरकार मुहैया करवा दे, कहीं से भी इसको थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो इसकी तरक्की ज़रूर हो जाएगी। क्लियर, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि असीमित वितरण है संसाधनों का, इसी वजह से देश के अंदर गरीबी हमें देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत देश की जो सरकार है, भारत सरकार है, उन्होंने कुछ लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम बनाए, मतलब देश के अंदर निर्धनता को कम करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम वो चला रहे हैं। उनके बारे में आप एक्सप्लेन करो। बुक में तो हमने पढ़ा था, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम। तो इस तरीके से जो है कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और इन प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप लिख दोगे, 5 नंबर का है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स कम लगते हैं तो आप बुक से 1-2 पॉइंट और निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, इतना लिख दोगे तो काफ़ी रहेगा।
सो अगला आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1993 में इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार है, उन युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करना है। स्वरोजगार का मतलब उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है, जैसे उनको खुद ही जॉब क्रिएट कर दे, मतलब अपने खुद ही मालिक बन जाए। जैसे कोई दुकान वगैरह खोल ले। अब दुकान कैसे खोलेंगे कि गवर्नमेंट उनको क्या देगा? पैसा देगा, उनको मदद करवाएगा, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट बताता है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये 1995 में चलाया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र व छोटे शहरों में स्वरोजगार को अवसर सृजित करना। इसका भी उद्देश्य मिलता जुलता है कि यहाँ पे भी स्वरोजगार स्थापित करना है, इस स्कीम का भी। तीसरा आता है स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, इसे 1999 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। और मेन फोकस क्या है? निर्धनता रेखा से जो लोग हैं, जो जैसे हमने पढ़ा था, निर्धनता रेखा से जो नीचे लोग लाई करते, इनके ऊपर लाना है। वो कैसे? स्वयं सहायता समूह के द्वारा संगठित करके, बैंक से इनको ऋण दिलवा कर, ठीक है, ऐसा करके इन लोगों को जो निर्धनता रेखा से जो नीचे हैं, इनकी तरक्की करवानी है। अगला पॉइंट है अपना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसे 2000 में शुरू किया गया था। इसका बेसिकली फंक्शन है कि जो प्राथमिक है, स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा है, ग्रामीण आश्रय है, ग्रामीण पेयजल है, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, मोदी वाली, ठीक है, वो क्या करेगी? वो हेल्प करेगी। किसको हेल्प करेगी? स्टेट्स को। जो स्टेट्स को हेल्प करेगी उनको पैसा पहुंचाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा ताकि वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो स्टेट में मुहैया हो पाए, जैसे पानी, बिजली, इस तरीके की चीज़ें। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे 2005 में शुरू किया गया था। इसका बेसिकली फोकस ये था कि वर्ष के अंदर कम से कम 100 दिनों का काम देना, यानी एक साल के अंदर 365 या 366 दिन होते हैं, तो उसके अंदर कितना काम देना था इनको? लगभग 100 दिनों का काम इन्हें प्रोवाइड करना था। इवन हमने इसमें इतना दिया गया था कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है 100 दिन का काम देने से, दिया नहीं है पर है, गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है 100 दिन का काम देने से, मान लेते हैं वो 50 दिन का ही काम दी और 50 दिन का काम वो देने में फेल हो गई, तो गवर्नमेंट उस 50 दिन का जो काम नहीं किया उसने, क्योंकि तुमने कहा था 50 दिन का 100 दिन का काम दोगे, तुमने तो 50 ही दिन का काम किया, तो जो 50 दिन बच गए उसके बदले तुम हमारे अकाउंट में पैसा डालो, ये सरकार करती है। जो नहीं दे पाती तो सरकार पैसा डाल देती है उनके अकाउंट में। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी रोजगार निकलेंगे उसमें से 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, और इसका सबसे अच्छी सुरक्षित है, मतलब 1/3 औरतों का काम है। बेसिकली फंक्शन इसका सबसे बड़ा अच्छा ये चीज़ हो जाती है कि महिलाएं भी तरक्की कर पाती हैं, और गांव जैसे देशों, गांव जैसे इलाकों में तरक्की कर पाना, महिलाओं के लिए तरक्की कर पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसी के साथ अपना जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होती है वो ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये 3 चीज़ें आप दोगे कि आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ जो आप लोगों को सबसे ठीक लगती है वो करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।